नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ITI TO के कॉपा के क्वेश्चन, जो कि 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी से समझेंगे और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो हम सीधा जो है वो टेक्निकल पोर्शन पर बढ़ते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आपको नॉन टैग के भी और टैग के भी दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ से जो है वो आप आराम से देख पाओगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और मैं इसको दूसरे ओपन कर लेता हूँ तो ज़्यादा सही होगा। एंड जो भी साथी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो प्रॉपर मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर अच्छे से हो पाएगी। एंड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करो, तो मैं ज़रूर जो है वो रिप्लाई करता हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं सीधा चलता हूँ। ओके, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट 22 के हमने देखा था ना, 22 का मतलब हम आगे निकल आए। चलिए, ओके, ये भी ओके। 23 के तो देखिए, हम सीधा जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि जब एक प्रोग्राम मुख्य मेमोरी जब एक प्रोग्राम मुख्य मेमोरी से बड़ा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी के फ्री स्पेस का उपयोग करता है, जिसे कहा जाता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम अपलोड कर रहे हो, ठीक है, और आपने देखा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो नहीं आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकेंड मेमोरी के फ्री स्पेस में जा रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे, फिजिकल मेमोरी बोलेंगे, या प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ओके, वर्चुअल मेमोरी जो है वो इसको कहा जाता है। तो याद रख लेना है, जब एक प्रोग्राम मुख्य मेमोरी से बड़ा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पेस होता है तो उसको यूज कर लेता है, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कई CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर प्रोग्राम चलाने को सपोर्ट करता है? क्या विभिन्न कार्यों के प्रबंध के लिए दो या दो से अधिक CPU कार्यरत हैं? मल्टी प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, हम चारों ऑप्शन समझेंगे। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा, आपको समझ में यहाँ से आ रहा है, दो से दो या अधिक CPU कार्यरत जो है वो मैनेज करता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बैच ऑपरेशन की बात करूं तो बैच मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि समान प्रकार के कोई भी कार्य है या कहा जाए जॉब्स हैं, तो वो एक साथ बैच के रूप में CPU को देने का काम करता है या चलाने का काम करता है। तो एक साथ के जब प्रोग्राम रहते हैं, एक जैसी जॉब्स रहती हैं, तो उनको एक साथ बैच के माध्यम से OS को प्रोवाइड कराया जाता है, उसके थ्रू चलाया जाता है। तो ये तो होगी हमारी बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, और बात की जाए मल्टी प्रोसेसिंग की बात की जाए, तो मल्टी प्रोसेसर में एक से अधिक प्रोग्राम होते हैं और एक से अधिक CPU जो रहते हैं वहाँ पर।
तो जिससे बहुत अच्छी सुविधा रहती है, और यहाँ पर बोला भी गया है 2 या 2 से अधिक CPU कार्यरत रहते हैं। तो समझ गए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने से अधिक CPU पर चलने की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। इसे मल्टी प्रोसेसर का प्रयोग होता है, इसमें मल्टी प्रोसेसर जो रहते हैं उसका प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग OS कहा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो रियल टाइम में जैसे ये बहुत ही मतलब एडवांस होते हैं। इसमें हम मेडिकल्स में यूज करते हैं इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हवाई यातायात होती हैं वहाँ पर यूज करते हैं, ट्रेनों में यूज करते हैं, तो इसका यूज होता है। एक एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से पहले से ही जो है समय निर्धारित कर दिया जाता है, समझ रहे हो। रियल टाइम यानी कोई प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके पहले ही एक निर्धारित समय दे दिया जाता है, उसके माध्यम से जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स टाइम जिसे हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे ट्रेन के टिकट आपने देखे होंगे, ट्रेन टिकट कहा जाए या एरोप्लेन के टिकट कहा जाए। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे है, आपका भाई है और आप हो, दोनों जो है वो अलग अलग लाइन में लगे हुए हैं, एक इस लाइन में लगा हुआ है, एक इस लाइन में लगा हुआ। आपका भी टिकट मान लो ग्वालियर से भोपाल हो रहा है और आपके भाई का भी ग्वालियर से भोपाल हो रहा है, तो आप दोनों टिकट एक साथ जो है वो लेते हो, लेकिन आपकी टाइमिंग जो है वो वहाँ पर कभी मैच नहीं करेगी, आपका नंबर अलग अलग होगा, सीरियल नंबर अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर एनीबॉडी टू अल्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट। यानी इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन सोर्स नहीं है। लाइनेक्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, या लिनक्स जिसे हम बोलते हैं, लिनक्स हो गया, अवंटू हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं। और बात की जाए तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। मैक ये एप्पल का होता है, एंड्रॉयड नहीं होगा, तो आंसर जो है इसका बी ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच टू सॉर्ट ऑफ बूटिंग मेथड आर देयर। कौन से 2 प्रकार के बूटिंग के तरीके होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बूटिंग के तरीके कौन से होते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक कोल्ड हो गया, कोल्ड बूटिंग जिसे बोलते हैं, एक वार्म बूटिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड बूटिंग देखिए, कोल्ड जो बूटिंग रहती है, कोल्ड बूटिंग जो रहती है उसको हम एक तरीके से हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं। हार्ड बूटिंग कहीं आपको लिखा मिल जाए हार्ड बूटिंग, ठीक है, कोल्ड का ही मतलब जो है वो हार्ड बूटिंग है। ये कोल्ड बूटिंग होती क्या है, जब आपका सिस्टम शट डाउन रहता है, शट डाउन, ठीक है, तब आप इसको चालू करोगे तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। एक होती है वार्म बूटिंग, इसमें इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट बूटिंग, बोलते हैं इसे सॉफ्ट बूटिंग। इसमें क्या रहता है, जैसे मेरा सिस्टम ये चालू है, अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूं तो वो एक तरीके से वार्म बूटिंग कहलाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। समझ में आया। कोल्ड बूटिंग, सिस्टम आपका शट डाउन है, उसे चालू कर रहे हो तो वो एक तरीके से कोल्ड बूटिंग हो जाएगी। और सिस्टम आपका पहले से ही चालू है और इसको रीस्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। आसान सा भाषा में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा फीचर विंडो 11 में नहीं होता है। कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर होता है विंडो 11 में, विंडो मीडिया प्लेयर भी रहता है, शिपिंग टूल भी रहता है, लेकिन आई क्लाउड नहीं रहता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लिया करो, ठीक है। भाई इज अवंटू यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली, अभी मैंने जस्ट बताया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अवंटू, जिसकी तरह से जो है वो ये यूजर फ्रेंडली होता है, आसानी से जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, इट इज ओस, यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, ओके, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बाकी तो इट इज़ पेड वर्जन नहीं होता है,
नो कम्युनिटी सपोर्ट्स ये भी गलत हो जाएगा, और नो विजुअल अटेंडेंस ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफर एन इन्वायरमेंट फॉर कमांड इंटरप्रिटेशन इन लिनक्स। लिनक्स में कमांड इंटरप्रिटेशन के लिए कौन एक वातावरण प्रदान करता है। देखिए लिनक्स में जब भी कोई कार्य होता है तो वो कमांड के माध्यम से होता है। जैसे विंडो में आप आसानी से चीज़ें कर लेते हो, बहुत आसानी से आइकन मिल जाते हैं, वहाँ पर कमांड के थ्रू जो है वो हमें आउटपुट मिलते हैं। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो कमांड के थ्रू कराना रहता है, ठीक है। तो लिनक्स में जो कमांड इंटरप्रिटेशन होती है वो वातावरण कौन प्रदान करता है। आईडीई प्रदान करता है, हार्डवेयर हो गया, सेल हो गया, या सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सेल होता है, सेल। इसे हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर, ठीक है। क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो हमें कोई भी प्रोग्राम हो गया, कोई भी हमें इनपुट देना रहता है, तो इसी के थ्रू जो है वो हम देते हैं। तो याद रख लेना है, ये सेल जो रहता है यूजर हो गया, कर्नल हो गया और एग्जीक्यूट, इन तीनों के बीच में जो है वो संबंध प्रदान करता है, एक तरीके से रिलेशन प्रदान करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डू वी यूज मेल मर्ज। मेल मर्ज को हम उपयोग क्यों करते हैं। अगर आपने पावर पॉइंट्स या MS वर्ड हो गया ये सब पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर मेल मर्ज का जो है वो ऑप्शन रहता है, और उस मेल मर्ज का क्या रहता है कि एक ही मेल है, एक मेल है, नाम अलग अलग हो जाएंगे, पर हम मेल मर्ज के थ्रू जो है वो बहुत सारे यूजर हो गए या जिसको हम भेजना चाहते हो एक साथ जो है वो भेज दिया जाता है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पर, ऐसे दस्तावेज तैयार करना जो कुछ विशिष्ट घटकों के अपवाद के समान नहीं है, अपमान के साथ समान नहीं है, तो ये नहीं होगा। हर व्यक्ति के एक ड्राफ्ट संदेश, बिल्कुल। प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए अनुकूलित दस्तावेज का एक बैच बनाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मेक ए बैच ऑफ कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट फॉर ईच रिसिपेंट, यानी जो रिसीव करने वाला होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ था वर्तनी और व्याकरण का उपयोग और जांच करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तो भाई F7 जो की रहती है, स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामर हो गया, उसके लिए यूज करते हैं हम। तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा मेल मर्ज का। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टूल डू वी यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए हम किस टूल का उपयोग करेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, या तो जाहिर सी बात है कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए टूल को डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी का यूज करेंगे, जिसकी Ctrl+C जो है वो क्या रहती है, शॉर्टकट की रहती है। Ctrl+X जो रहती है वो कट की रहती है, Ctrl+V जो रहती है वो बात की जाए पेस्ट की रहती है, अंडो की बात की जाए तो Ctrl+Z जो है वो इसकी रहती है। अगला क्वेश्चन, क्या निर्धारित करता है कि पृष्ठ को उसकी ऊंचाई यानी लैंडस्केप में प्रिंट किया जाए या उसकी लंबाई यानी पोर्ट्रेट में किया जाए। तो ये कौन निर्धारित करेगा कि भाई इतनी लंबाई होना चाहिए, इतनी चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये गटर करेगा, या बात की जाए डायलॉग बॉक्स करेगा, अलाइनमेंट करेगा, और ओरिएंटेशन करेगा। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो MS पावर पॉइंट होता है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, स्लाइड का, तो स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप में होती है ना। और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे MS वर्ड में क्या रहती है, ये रहती है पोर्ट्रेट रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो ये ओरिएंटेशन होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट रहता है, लैंडस्केप रहता है, तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाउ डू वी नीटली पोर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सेल। यानी हम वर्टिकल स्तंभ हो गया यानी कॉलम और सेल का जो रो है, पंक्तियों को जटिल जानकारी को बड़े साफ सुथरे ढंग से कैसे चित्रित कर सकते हैं। भाई रो हो गया, कॉलम हो गया, तो ये तो टेबल बन गई ना एक तरीके से,
तो टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं होगा, टेबल ही हो जाएगा इसका आंसर। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। टेबल फॉर्म में जो है वो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्लिप आर्ट नहीं होगा, मर्ज ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला डैश से शुरू होता है, तो सभी को पता होगा इक्वल टू से शुरू होता है। कभी भी कोई भी फॉर्मूला जो एमएस एक्सेल में शुरू होगा वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच व्हाट फंक्शन एट सेल वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया। दिए गए मानदंड के आधार पर कौन सा सेल वैल्यू जोड़ता है। रेंज, क्राइटेरिया, सम, या बात की जाए राउंड, तो हमें जोड़ना है, इसका आंसर हो जाएगा सम। ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है, आई होप सभी के आपको सही आ रहे होंगे, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा फंक्शन या तो एक अरे से या एक पंक्ति या स्तंभ के रेंज के रूप में मान लौटाता है। रेंज से मान लौटाता है, ठीक है। लुकअप फंक्शन होता है, या रेफरेंस फंक्शन होता है, फाइनेंशियल फंक्शन होता है, या लूप फंक्शन होता है। तो देखिए, वन रो या वन कॉलम के रेंज के रूप में जो है वो हमें ये प्रदान करता है। इसमें लुकअप फंक्शन होता है। लुकअप फंक्शन में दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के देखिए, यहाँ पर वन रो वन कॉलम में, यानी एक होता है वी लुकअप, वी लुकअप फंक्शन होता है, एक होता है एच लुकअप, एच लुकअप। वी लुकअप होता है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लुकअप फंक्शन। वर्टिकल मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारा बन गया। और हॉरिजेंटल मतलब ये वाला। तो ये हमें दो फंक्शन मिल रहे हैं, यानी या तो हमें कॉलम के रूप में मिलेंगे, ये कॉलम के रूप में, या फिर हमें रो के रूप में मिलेंगे। तो ये यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, और वही हमसे सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया। तो इसमें वी लुकअप होता है और एक एच लुकअप होता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछी गई है शॉर्टकट की अंडो कमांड की। तो अभी मैंने जस्ट इसी वीडियो में बताया था, कंट्रोल प्लस जेड होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लैश द्वारा किस गणितीय ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है। स्लैश जो रहता है वो हम किस लिए इसका यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल का बिल्कुल नहीं, डिवीजन का बिल्कुल सही, यहाँ पर डिवीजन का करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो स्टार रहता है, एक्सपोनेंशियल के लिए डबल स्टार रहता है, ठीक है, और सबसेक्शन के लिए माइनस रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द स्लाइड सॉर्टर पेन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर, तय करता है कि स्लाइड शो के दौरान कौन सी स्लाइड किस क्रम में दिखाई जाएगी। ओके, बी ऑप्शन है, वह स्थान जहां हम टाइप करते हैं और स्लाइड डिजाइन को प्रारूपित करते हैं। अगला, प्रेजेंटेशन डिजाइन और प्रस्तुति में वृद्धि के लिए मेन्यू विकल्प प्रदान करता है। और डी है, सरल आकार, ड्राइंग, फोटो डालने और रंग बदलने में प्रदान करता है, उपकरण प्रदान करता है। देखिए, स्लाइड सॉर्टर क्या रहता है, जैसे बहुत सारी आपने स्लाइड बनाई, स्लाइड बनाते हो और इसको हमें देखना है कि कौन सी स्लाइड कहाँ पर है और कहाँ पर हमें फिल करना है। तो जब आप स्लाइड सॉर्टर में पेन में जाओगे तो वहाँ पर फिर इस तरीके से जो है वो सभी स्लाइडें हमें एक ही पेज पर जो है वो दिखाई दी जाएंगी। मान लो हमें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 6 वाली स्लाइड को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इसको सीधा हटा के मैं यहाँ से करूँगा। देखिए, ऑप्शन के माध्यम से मैं आपको सीधा पावर पॉइंट में बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लिया कि ये हमारी 5 स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर तो ठीक है समझ में आ रही है। अब मुझे मान लो बहुत सारी स्लाइड होंगी, तो मुझे यहाँ पर इससे तरीके से इंसर्ट करना है, तो ऐसा रहेगा। अब इससे मुझे आसानी, देखिए व्यू में जाओगे आप, ये भी याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि पावर पॉइंट के किस के तहत जो है वो हमें स्लाइड सॉर्टर देखने को मिलती है। तो व्यू के अंदर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप देखोगे ये है स्लाइड सॉर्टर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से जो है वो स्लाइडें प्राप्त हो गई। जैसे मैं यहाँ से अब आसानी से इस तरीके से कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये काम रहता है स्लाइड्स, डॉटर स्लाइड का। समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तय करता है कि स्लाइड शो के दौरान कौन सी स्लाइड किस क्रम में दिखाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड में कौन सा नॉन टेक्स्ट डेटा शामिल किया जाता है। नॉन टेक्स्ट डेटा पूछा गया हमें, शामिल किया जाता है। तो क्लिप आर्ट या ब्लैंक स्लाइड, ट्रांजिशन या ड्राइंग। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन दे दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लिप आर्ट। ब्लैंक स्लाइड तो भाई टेक्स्ट वो तो है ही नहीं, उसमें पूरी ब्लैंक है। ट्रांजिशन क्या रहता है, ये हमारा जो है वो जो स्लाइड्स रहती है वो हमें देखने को मिलता है। और ड्राइंग टूल तो ड्राइंग का संबंध रहेगा। तो हमें सिर्फ टेक्स्ट का पूछा गया था जो कि क्लिप आर्ट के संबंध देखने को मिलता। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किस पेज का यूज किया जाता है। भाई स्लाइड का यूज करते हैं। सीट्स का हम किस में यूज करते हैं, MS एक्सेल में। सीट्स हो गई, स्लाइड इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये हमें MS वर्ड में देखने को मिलता है, MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है। .ppt ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ये तो इमेज का हो गया, ये HTML का हो गया, ये डॉक्स का हो गया, डॉक्यूमेंट्स का। तो ये तो बहुत आसान से दे दिए। कहीं कहीं आपको तो PPL करके दे दिया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट से ऑप्शन हो जाएंगे। PTP कर दिया, कहीं TPP कर दिया, है ना। पर हमें याद रख लेना है जो पावर पॉइंट्स रहती है उसमें .ppt जो रहता है वो उसका फाइल एक्सटेंशन रहता है। फाइल एक्सटेंशन का क्या काम रहता है, वह किस प्रकार की फाइल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सटेंशन देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टास्क पैन में स्लाइड लेआउट विकल्प में से इंसर्ट मेन्यू पर न्यू स्लाइड विकल्प या पसंदीदा लेआउट के लिए कौन सा विकल्प चुना जाए। तो भाई इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। Ctrl+T, Ctrl+M, Ctrl+S या Ctrl+P। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Ctrl+M का यूज करेंगे। ठीक है, Ctrl+M का यूज करेंगे और इसी से जो है वो हमारी जो न्यू स्लाइड्स रहेगी उसको इंसर्ट मेन्यू या रिफ्रेश लेआउट के थ्रू जो है वो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, टास्क में Ctrl+M हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उपलब्ध या अज्ञात मान का प्रतिनिधित्व करने के लिए SQL किस विशेष मूल्य का समर्थन करता है। व्हाट स्पेशल वैल्यू SQL सपोर्ट टू रिप्रेजेंट ए मिसिंग या अननोन वैल्यू। मिसिंग है या अननोन वैल्यू है, तो उसके लिए नॉट नल। नॉट नल का तो मतलब है वहाँ पर वैल्यू है, जबकि यहाँ पर हमें बोला गया अननोन वैल्यू हो या मिसिंग हो तो नल हो जाएगा इसका, नल। ठीक है, नल मतलब वहाँ पर मिसिंग, तो ये इंसर्ट नहीं होगा, स्ट्रिंग भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू ड्रॉप ए टेबल। ये SQL की कमांड है। मैंने ऑलरेडी जो है वो SQL पे वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर ITI TOJ 2022 में मैंने क्लासेस ली थी, वही सेम डेटा रहेगा, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर मैंने सारी कमांड है, जो इम्पोर्टेंट कमांड है सभी बताइए, किस तरीके से टेबल को क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है, अल्टर करना है, ठीक है, डिलीट करना है, उन सब की कमांड मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं बहुत। ठीक है, क्लोज हो गए, वेयर क्लोज हो गए, किसका कहाँ पर यूज होगा, किस तरीके से यूज होता है, वो सब जो है। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जो टेबल्स रहती है उसको हमें डिलीट करना रहता है, टेबल्स का जो डेटा रहेगा। तो हमें क्या करना रहेगा, तो पहले जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम दिया हुआ है और सेमीकोलन। अगला जो दिया हुआ है ड्रॉप डेटाबेस टेबल नेम। सी ऑप्शन है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, पर यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। तो सेमीकोलन लगा रहता है और ये यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेटाबेस नहीं, हमें टेबल को करना है ना यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉप
टेबल और टेबल का नाम, किसी भी कोई भी टेबल आपने बनाई हुई है और उसको आपको जो है वो ड्रॉप करना है या डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम आप डाल दोगे एसक्यूएल में, तो वो जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। कई बार बताया है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट फॉर क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमें क्रिएट करना है, ठीक है, डेटाबेस को। तो क्रिएट कमांड का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेटाबेस और स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से हमें जो है वो एक टेबल को क्रिएट करना, ठीक है। तो पहले तो हमें क्रिएट कमांड का यूज करना पड़ेगा ना। क्रिएट का कमांड का यूज नहीं करोगे तो आप डेटाबेस जो रहेगा या टेबल जो रहेगी वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। क्रिएट से स्टार्ट होगा, फिर डेटाबेस, यानी हमसे बोला गया है क्रिएट डेटाबेस के नाम से हमें जो है वो बनानी। तो क्रिएट डेटाबेस, और ये सेमीकोलन याद रख लेना है, ये हमेशा याद रख लेना, और स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से जो है वो बनाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं होता है यूज, यहाँ पर भी नहीं होता है, सीधा जो है वो सिंपल रहती है, ठीक है। और नॉन जो है वो केस सेंसिटिव ये लैंग्वेज रहती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है। मैन हो गया, वैन हो गया, लैन हो गया, पैन हो गया। तो ये थोड़ा जो है वो यहाँ पर तो सारे ही ऑप्शन होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी रहता है, वाइड एरिया नेटवर्क रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, पैन होता है पब्लिक एरिया नेटवर्क। लेकिन तीनों आपने देखा होगा तो ये नहीं होगा, पैन जो है वो पब्लिक एरिया नेटवर्क जो है वो नहीं रहता। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट डज एब्रीवेशन वैन। तो अभी हमने देखा, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ऊपर ही हमें दिया हुआ है वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर नहीं पता होगा तब भी आपके ऊपर ही क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन दे दिया है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, हब हो गया, या मॉडेम हो गया। मॉडेम का काम क्या रहता है, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये दरअसल जो है वो रहते हैं। तो ये एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, किस मेन्यू में आपको स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। अब देखिए स्लाइड्स की बात की जा रही है हमारी, तो जाहिर सी बात है हम किस में देखने को मिलती है, ये पावर पॉइंट के अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि स्लाइड की डिजाइन हो गई, वो लेआउट हो गया, वो हमें किसके तहत देखने को मिलता है, इंसर्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, टूल में, या स्लाइड शो मेन्यू में। तो ये हमें फॉर्मेट मेन्यू में देखने को मिलता है। देखिए जैसे कि मैं पावर पॉइंट में जाऊंगा यहाँ पर ओके, पावर पॉइंट में, और जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो हम जो है यहाँ पर आप देख रहे हो ये फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पर जो है वो ये ट्रांसिशन हो गया जो कि स्लाइड्स का रहता है, और यहाँ पर एनिमेशन हो गया। तो अब चीज़ें यहाँ पर देखोगे, ये व्यू हो गया, ये हो गया हमारा रिव्यू हो गया। अब यहाँ पर डिजाइन्स में जाओगे तो यहाँ पर देखिए थीम हमें मिल रही है पहले से ही, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट हैं। अब किसी भी जो फॉर्मेट मेन्यू रहेगा तो उसके थ्रू हमें जो है देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इंसर्ट नहीं है, होगा टूल मेन्यू भी नहीं होगा, स्लाइड शो मेन्यू भी नहीं होगा। स्लाइड शो में तो स्लाइड आपको देखने को मिलती है। तो फॉर्मेट क्या, स्लाइड का फॉर्मेट होगा, किस डिजाइन के अंतर्गत हमें फॉर्मेट देखने को मिलता है, तो वो हमें फॉर्मेट मेन्यू में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, किसी एप्लीकेशन के कॉपी किए गए डेटा को डैश में संग्रहित किया जाता है, ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में, या क्लिपबोर्ड।
तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब आप कॉपी करते हो किसी भी डेटा को तो वो क्लिपबोर्ड में जाता है, ठीक है, क्लिपबोर्ड में। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। भाई ईमेल एड्रेस सभी यूज करते हैं, तो फॉर्मेट आप सभी को पता होगा। डबल एट यूज होते हैं, नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। बाकी ये कि यहाँ पर एट यूज नहीं किया गया है, @ और नीचे वाले में भी नहीं किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मौजूदा चार्ट प्रकार है? मौजूदा तो बबल, सैटेलाइट हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, या दोनों हो गया। तो इसमें देखने को मिलता है, देखिए जो बबल्स हो गए, बबल्स जो है वो यूज देखने को मिलता है, बबल्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा आप पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग कर चुन सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड? वैलिडेशन, फॉर्मेट, फॉर्मूला, या बात की जाए ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए हमें कमांड्स वैलिडेशन कमांड का भी यूज करते हैं, फॉर्मेट का भी और फार्मूला का भी, ये तीनों ही हमें देखने को मिलती हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है? तो सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो वो जो हमारे हाथ में जो कॉपी आती है वो एक हार्ड कॉपी रहती है। प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, स्टोर टू CD, स्टोर टू हार्ड डिस्क, तो ये तो सभी सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो प्रिंट आउट आपने निकाला वो एक तरीके से हार्ड कॉपी में रहता है। और बाकी के जो कंप्यूटर में आप ये वाली स्लाइड देख रहे हो, ये क्या है? ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लूँ वो मेरे पास हार्ड कॉपी आ जाएगी। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी, या नॉन परमानेंट? तो ये होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, RAM। रैम जो रहती है ये वोलेटाइल मेमोरी रहती है। यानी आप इसमें रैम में क्या करोगे? देखिए आपने कोई सिस्टम खोला, आपने प्रोग्राम चला दिए, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही बिजली गई या बंद हो जाता है तो ये फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा। यानी इसमें जो डेटा रहेगा जो चलाया गया वो मिट जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क में आप देखोगे आपका डेटा पड़ा हुआ है इतना, आप बंद कर देते हो तो आपका डेटा क्या डिलीट होता है? उसमें इरेज हो जाता है? नहीं होता है। तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। तो आंसर हो जाए इसका बी ऑप्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट करते हैं और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खासकर आपका एग्ज़ाम जब तक फिनिश नहीं हो जाता है, ठीक है, तो तब तक आपको सब्सक्राइब, उसके बाद भले ही जो है वो आप अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।